हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग बेटर होंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जा रहे हैं वेक्टर जो है ना, इसका पार्ट टू। वेक्टर पार्ट वन हम लोग देख चुके हैं, अभी देखेंगे क्या वेक्टर पार्ट टू। इसमें हम लोग क्या क्या सब देखे थे, आइए थोड़ा सा रिकैप करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक जैसे फोर्स है एफ, इसका अगर आपसे पूछा जाएगा कि एक्स कंपोनेंट क्या होगा और वाई कंपोनेंट क्या होगा, तो समझिए एक्स के तरफ जो कंपोनेंट आएगा ना, वो निकल के आ जाएगा एफ एक्स कॉस थीटा। ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछले वीडियो में। और y की तरफ जो होगा वो क्या होगा, एफ वाई साइन थीटा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया है। जिधर से ये थीटा का वैल्यू दिया रहेगा उधर की तरफ कॉस लेते हैं, और उसके जो दूसरा है उसको हम लोग क्या लेते हैं, साइन लेते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा सारा कुछ। देखिए जैसे फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू है 10, और यहाँ पे जो है ना ये एंगल कितना बना रहा है, 30 डिग्री। ठीक है, एक्स एक्सिस से, और वाई एक्सिस से जो है ना, ठीक है, जो भी बना रहा हूं उससे हमको कोई लेना देना है नहीं। तो आपको पता है एफ एक्स का वैल्यू क्या आता है, एफ कॉस 30 डिग्री। ठीक है, क्योंकि एंगल थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ थीटा देख रहे हैं, थीटा लिखना है हमको। तो एफ के जगह पे कितना है 10, और कॉस 30 का वैल्यू कितना आता है, कॉस 30 का आ जाएगा √3/2। अब इसको क्या करिए, यहां से काटिए, इसको कितना निकल के आ जाएगा, 5√3। ठीक है, और y एक्सिस के अलॉन्ग अगर आएगा तो क्या आता है y के अलॉन्ग, तो एफ वाई इक्वल टू आता है एफ साइन थीटा। एफ का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 10, और साइन थीटा में कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू रखा है, तो यहाँ पे 30 डिग्री ही रखना है। तो कितना आता है 1/2। ये अगर इसको काटेगा कितना आ जाएगा 5। ये 5 जो आएगा ये एफ वाई का वैल्यू आ गया, और ये नीचे जो आएगा ये एफ एक्स का वैल्यू आ गया। तो समझ में आ गया, एक फोर्स है उसका दो कंपोनेंट, एक है एक्स के अलॉन्ग और दूसरा है वाई के अलॉन्ग। तो आई होप यहां तक सारा कुछ क्लियर होगा। अब चलिए इसके आगे हम लोग देखने जा रहे हैं नेट फोर्स क्या होता है। देखिए जैसे कि एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है और एक फोर्स इधर की तरफ लगा रहा है। ठीक है, अब इसका नेट फोर्स बताइए क्या होगा। नेट फोर्स, नेट फोर्स क्या होगा, तो नेट फोर्स में हम लोग देखते हैं जो ऑल जितना भी फोर्स इस पे लग रहा है ना, ये सारे फोर्स को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, और देखेंगे जो क्या नेट फोर्स क्या निकल के आ रहा है। तो जैसे देखें 10 न्यूटन इधर लगा, 10 न्यूटन इधर लगा, आप खुद ही बताइए। मेरे हाथ में जैसे देखिए ये है, हम इसको 10 न्यूटन से इधर से धक्का दे रहे हैं, और 10 न्यूटन से हम इधर से भी धक्का दे रहे हैं। तो बताइए ये बीच में मूव कर पाएगा? नहीं मूव कर पाएगा, यही का यही रह जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स एक दूसरे फोर्स को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो ऐसे केस में रिजल्टेंट इसका जो आता है ना, वो निकल के आ जाता है 0। रिजल्टेंट इसका क्या निकल करके आ जाएगा, 0। अब आइए आपको हम बताते हैं यहाँ पे जो रिजल्टेंट क्या क्या सब। देखिए पहले तो इसको थोड़ा मिटा लेते हैं अगर। तो नेट फोर्स मतलब समझ में आ गया, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्स, जितना भी अलग अलग फोर्स लग रहा है सबका सम करेंगे, जोड़ेंगे, तब जो निकल के आएगा वही होगा नेट फोर्स। ठीक है, देखिए नेट फोर्स बताते हैं क्या क्या सम। देखिए सबसे फर्स्ट पॉइंट आ गया इसमें क्या, जो एक वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है, और दूसरा भी वेक्टर जो है ना, जैसे यहाँ पे एक ब्लॉक है, ये वेक्टर जो है ना 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इसमें ब्लॉक पे, और दूसरा है वो भी 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है। तो आप नेट फोर्स बताइए। नेट फोर्स जो है ना, ये ऐसे केस में 10 निकल के आ जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन की तरफ लग रहा है तो जुड़ जाएगा। देखिए कौन ये है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, और इस हाथ से भी दोनों मिल करके लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें। ठीक है, तो और ऐसे केस में थीटा कितना आ गया, 0 डिग्री। आप समझिए ये वेक्टर भी इधर ही है और ये वेक्टर भी इधर ही है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। आप समझिए एक वेक्टर ऐसे, दूसरा वेक्टर ऐसे, तो इसमें कोई एंगल बन ही नहीं रहा है।
तो एंगल अगर नहीं बना तो ये एंगल कितना है 0 डिग्री। तो जब 0 डिग्री लगता है ना एंगल, तो ऐसे केस में दो वेक्टर जुड़ जाता है आपस में, उसका मैग्नीट्यूड आप डायरेक्ट जोड़ दीजिए। एक और क्वेश्चन करिए, देखिए यहाँ एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे इधर की तरफ लगा 10 न्यूटन और इधर की तरफ लगा 10 न्यूटन, बताइए रिजल्टेंट क्या आएगा? तो रिजल्टेंट इस केस में भी 0 आएगा, समझे कि नहीं? थीटा पहले बता देते हैं, थीटा इस केस में कितना है 180 डिग्री, अपोजिट लग रहा है दोनों। तो अपोजिट जब लगता है ना, तो वैसे केस में क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, आप खुद ही देखिए, हम यहाँ हैं, हमारा एक हाथ पर उधर खींचे, दूसरा हाथ पर इधर खींचे, और दोनों अगर बराबर फोर्स लगाएगा तो हम बीच में से कहीं जा पाएंगे? कहीं नहीं जा पाएंगे। तो वही अगर एंगल 180 डिग्री हो तो डायरेक्ट घटा दीजिए, और अगर थीटा 0 डिग्री हो डायरेक्ट जोड़ दीजिए। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते, देखिए ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे हम इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन और उसके अगेंस्ट इधर की तरफ फोर्स लगाएंगे मात्र जो है ना 5 न्यूटन का। नेट फोर्स बताइए, अपोजिट है ना, घट जाएगा, क्योंकि एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री है। तो कितना होगा 10 माइनस 5 इक्वल टू कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा रिजल्टेंट। एफ नेट अगर देखा जाए तो ये एफ नेट का वैल्यू आएगा कितना, 5 न्यूटन। बताइए इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब इसके बाद हम लोग देखने जा रहे हैं एंगल्स ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर के बीच में एंगल कैसे निकालेंगे। देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा फंडा है, जो टेल से वेक्टर के टेल को मिलाएंगे। ठीक है, टी टी, टेल से टेल को मिलाइए। वो एक सॉन्ग है ना, तुम तो ठहरे परदेसी, वैसे इसको मिलाना है, टी से टी को मिलाना है, टेल से टेल को मिलाना है। देखिए यहाँ पे जैसे एक वेक्टर इधर की तरफ है, ठीक है, और दूसरा वेक्टर इधर की तरफ है। अब बताइए ये इसका टेल है इस वेक्टर का, और इस वेक्टर का टेल ये है। आपको हम बताएं जो वेक्टर शिफ्टिंग पॉसिबल है, हम चाहे तो इसको उठा के इधर शिफ्ट कर सकते हैं। करिए, देखिए क्या होगा, वेक्टर को उठा के शिफ्ट कर दिया, ये वेक्टर जो है ना उसको उठा के उधर शिफ्ट कर दिया, तो देखिए शिफ्ट हो गया, और ये वेक्टर जो है इसको ठीक यहीं पे रहने दिए। तो बताइए टेल से टेल मिल गया। आप लोग दिल से दिल मिलाते हैं, ये टेल से टेल मिलाता है, और इसके बीच का एंगल देखिए 180 डिग्री होगा। तो समझ में आ गया, जब भी आएगा टर्म एंगल ऑफ वेक्टर, क्या आया, एंगल ऑफ वेक्टर, एंगल ऑफ वेक्टर जब भी आएगा तो उसमें क्या करना है, ऐसे केस में टेल से टेल को मिलाना है। समझ में आया कि नहीं? एक के टेल से दूसरे के टेल को मिला देंगे, आ जाएगा एंगल ऑफ वेक्टर। आप देखिए आपको एक क्वेश्चन दिखाते हैं, इस तरह से एक वेक्टर है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और इसके बीच का एंगल मान लीजिए आपको 140 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, 140 डिग्री दिया हुआ है। अब आपसे पूछेगा जो बताइए इस दोनों वेक्टर के बीच का क्या एंगल है, तो बताइए इस वेक्टर का जो है ये टेल है, टेल है ये, लेकिन इस वेक्टर का ये क्या है, हेड है। फोकस लॉक नहीं है क्या? अभी से फ्लक्चुएट भी करना है ना। ठीक है, देखिए इधर, तो इसके टेल से हमको इसके टेल को मिलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, मिलाएंगे। तो इस वेक्टर को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे ऐसे। ठीक है, बस चलिए यहाँ पे हम दिखाते हैं डायग्राम। ऐसे है वेक्टर, इसके ऊपर कुछ ऐसे ड्रॉ कर दिए, क्योंकि ये जो है ना ये पीछे यहाँ पे वेक्टर था, और ये एंगल आपको कितना दिया गया 140 डिग्री। तो ये स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो ये एंगल कितना हुआ 40 डिग्री। यहाँ पे ये कितना हुआ 40 डिग्री, टोटल मिला के 180 होता है ना। 140 और 40 कितना हुआ 80 हुआ। स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का ही एंगल बनता है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद देखिए माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करवाते हैं आपको। ऐसे देखिए, ऐसे कोई ग्राफ है, इस पे ऐसे कोई ग्राफ है। अब ऐसे केस में क्या करेंगे, अगर आपके सामने ऐसे दे दिया 160 डिग्री का वैल्यू, और बोल रहा है जो वेक्टर का डायरेक्शन मतलब एंगल बताइए क्या हो, तो आप इस वेक्टर को आगे शिफ्ट करिए ऐसे।
उठा करके यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। अब ये कितना बचा, 160 है, और बचा कितना, 20 डिग्री। तो टेल से टेल को मिलाने पे हमको क्या आ जाता है, वेक्टर का एंगल निकल करके आ जाता है, जो दो वेक्टर के बीच में एंगल आखिर है कितना। ठीक है, तो ये जो टॉपिक अपना पढ़ रहे थे हम लोग, एंगल ऑफ वेक्टर, ये आई होप आप लोग को क्लियर हो गया हो। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए इसके बाद अब हम लोग देखेंगे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलते हैं, देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर बहुत सिंपल है। इसका कथन यह है, जैसे देखिए ये एक वेक्टर है, ठीक है, तो ए वेक्टर के हेड पे हम बी वेक्टर का जो है ना टेल रखेंगे, ठीक है, बी वेक्टर। अब देखिए फ्री टेल को फ्री टेल से मिलाएंगे और फ्री हेड को फ्री हेड से, ये देखिए हेड को मिलाए हेड के साथ, टेल को मिलाए टेल के साथ, ये हमारा आ गया क्या, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट आ गया, ठीक है। ये अगर फर्स्ट वेक्टर था, ये सेकंड वेक्टर था, ये आ जाएगा क्या, थर्ड वेक्टर। तो समझ में आ गया, एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर के टेल को डालिए और फिर फ्री हेड को फ्री हेड से मिलाइए और फ्री टेल से फ्री टेल को मिला दीजिए। ये अपना क्या आ गया, ट्रायंगल्स लॉ, ठीक है। अब समझिए इसमें बहुत कुछ होता है, जो क्लॉकवाइज है उसको एंटी क्लॉकवाइज बंद करना है, पर वो सबका जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। इसलिए आप बस सिंपल सा बात इतना याद रखिए माइंड में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर दो वेक्टर को आपको जोड़ना होगा ना, तो रिजल्टेंट स्क्वायर इक्वल टू, फॉर्मूला आता है क्या, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये अपना फॉर्मूला निकल के आता है रिजल्टेंट निकालने के लिए, ये आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। और ये वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है इसको अल्फा बोलते हैं। तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये होता है। ये आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। जो अगर आपसे कभी रिजल्टेंट पूछा जाएगा तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और अगर आपसे टेन अल्फा क्या है, रिजल्टेंट और वेक्टर के बीच का एंगल, तो ये क्या होता है, क्यू साइन थीटा बाय पी प्लस क्यू कॉस थीटा। क्लियर है सबको, ये अपना रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया। अब चलिए हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखिए एक वेक्टर इधर है जिसको P बोल ले, दूसरा वेक्टर इधर है जिसको Q बोल ले, और P और Q आपस में इक्वल है। चलिए इसका रिजल्टेंट बताइए, इसमें एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट इक्वल टू बताइए, आपको पता ही है, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ये आएगा फॉर्मूला। इसमें आप सेट करते हैं, देखिए पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर दोनों क्या होगा, सेम होगा। तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर लिखिए प्लस क्यू स्क्वायर को भी पी स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों सेम ही है, समझे कि नहीं। तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस कॉस, मतलब 2 पी और क्यू तो सेम ही है, तो 2p स्क्वायर कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है, 0, इसलिए पूरा टर्म ही ये क्या हो जाएगा, 0। तो आपको आर स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो 2 बार पी है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया √2, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर, 2 करते हैं 2p स्क्वायर, और अगर यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो r इक्वल टू √2p, ये अपना निकल करके आ जाएगा r इक्वल टू √2p। समझ में आ गया माय डियर स्टूडेंट यहां तक आप लोगों को। अब चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, पहले यहां तक मिटाते हैं। देख लीजिए आपको जो समझ में आ गया सारा कुछ, कोई दिक्कत भी है नहीं है ना। देखिए
ठीक है, आइए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म यही आया जो r इक्वल टू क्या आया, √2p। अब ये क्वेश्चन करते हैं, जैसे देखिए ये है 5, ऊपर भी कितना है 5। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए तो r इक्वल टू क्या आएगा 5√2, क्योंकि देखिए इस केस में ये q था, ये p था, और p इक्वल टू q था, तो q के जगह पे 5 और p के जगह पे भी 5, तो रिजल्टेंट क्या निकल के आ गया 5√2। अब अगर आपको एंगल निकालना हो तो tan अल्फा इक्वल टू q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा। अब देखिए इस केस में आप साइन कितना रखने जा रहे हैं, 90 रखने जा रहे हैं, तो साइन 90 अगर आप रखने जा रहे हैं तो 1 आ जाएगा, तो ऊपर बचा सिर्फ क्या q, और नीचे cos 90 जैसे ही रखेंगे तो cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 0, ये पूरा टर्म क्या हो गया 0, तो बचा क्या p इक्वल टू tan थीटा, मतलब tan अल्फा। देखिए और tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया q बाय p, q का वैल्यू कितना है 5 और p का वैल्यू कितना है, tan अल्फा इक्वल टू q के जगह पे 5, p के जगह पे 5, दोनों कैंसिल होके 1 आया, और tan 1 का वैल्यू कितना आता है 45 डिग्री, tan 45 डिग्री जो होता है इसका वैल्यू आता है 1। ठीक है, tan अल्फा निकल के आया है 1, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री, मतलब इसका रिजल्टेंट कहाँ आएगा, ठीक बीचों बीच आएगा, और ये कितना है 45 डिग्री। मतलब समझ में आया। देखिए एक राजा है, ये जो आर है ना, ये रिजल्टेंट इसको राजा मानते हैं, इस राजा की 2 रानी है, एक इधर है और एक इधर है, और दोनों समान खूबसूरत है, तो राजा कहां घर बनाएगा, बीचों बीच, दोनों से बराबर प्यार करे। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसमें एक ज्यादा खूबसूरत हो दूसरा कम खूबसूरत हो, तो तुरंत में राजा का लक्षण बदल जाएगा। अभी तुरंत बताते हैं, चलिए देखते हैं अभी इससे आगे। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। समझिए एक क्वेश्चन है क्या, जो थीटा, तो इस केस में हम कितना ले रहे हैं 90 डिग्री ही ले रहे हैं, ऊपर की तरफ 3, नीचे की तरफ 4, ये क्या है Q और ये क्या है P। अब देखिए ऐसे केस में रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, यही अपना फॉर्मूला। ठीक है, अब ऐसे केस में क्या है, जो अगर cos 90 डिग्री हम रखेंगे, जो कि यहाँ पे 90 डिग्री दिखाया गया, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 0, 0 निकल के आ जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो गया 0। तो आर स्क्वायर इक्वल टू आता है क्या पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या निकल के आ जाएगा √पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए p के जगह पे 3 लिए हैं, q के जगह पे 5 लिए हैं, करिए मतलब 4 लिए हैं p के जगह पे, तो r इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 लिए थे ना, देखिए यहाँ पे p के जगह पे यहाँ पे 4 लिए हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 और q के जगह पे 3, 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, कितना निकल के आ गया 16 प्लस 9 इक्वल टू निकल के आ गया 5, 25 आया, तो ये निकल के आ जाएगा 5, रिजल्टेंट अपना निकल के आ गया है 5। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया, रिजल्टेंट आया 5, और अब एंगल कितना बनेगा ये हम अभी जस्ट आपको बताते हैं। तो 90 डिग्री के सिचुएशन में हम आपको बताए थे, जो tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है q sin थीटा बाय p प्लस q cos थीटा, और sin थीटा का कितना वैल्यू लेना है 90 डिग्री, कितना निकल जाता है 1, तो ऊपर में क्या बचा tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया q बाय cos
थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे 90 डिग्री, कितना निकल के आएगा 0। ये पूरा टर्म क्या है 0। ये हमेशा के लिए आप याद रखिए, जो 90 डिग्री जब भी एंगल लेगा तो tan अल्फा इक्वल टू क्यू बाई पी, और क्यू इस केस में कितना है 3 और p कितना है 4 इक्वल टू क्या है tan अल्फा, और tan अल्फा इक्वल 3/4। आपको एक बात पता होना चाहिए, tan 3/4 का वैल्यू होता है क्या 37 डिग्री, 37 डिग्री। मतलब इस बार ये थोड़ा सा टर्न हो गया, एंगल आ गया 37 डिग्री। तो देखिए ये इसका मैग्नीट्यूड 4 लिए थे, ये ज्यादा खूबसूरत है, इसके तरफ टर्न हो गया कि नहीं हो गया, हो गया ना। यही बात है यहाँ पे, समझ में आ गया। रिजल्टेंट भी अपना 5 आ गया और एंगल भी अपना निकल करके आ गया। एक तो आप कहीं पे जो है ना बगल में ये लिख लीजिए, जो अगर कभी आपको थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप यूज करेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये बात आप याद कर लीजिए, ठीक है, माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। क्यों, वो कारण आपको पता है, यहाँ से 0 डिग्री आ गया था। tan अल्फा अगर आपसे पूछा जाएगा तो tan अल्फा इक्वल टू क्या होगा क्यू बाय पी। ये भी अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में डाल दीजिए, ताला मारिए और चाबी फेंक दीजिए, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको, उसमें और भी ज्यादा फील आएगा। देखिए क्या आने जा रहा है। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसमें थीटा इक्वल टू है ना 0 डिग्री दिया है। अब ये क्वेश्चन आपको करना है जिसमें करिए तो सिचुएशन वो 90 डिग्री का फर्स्ट सिचुएशन था, ये 0 डिग्री का सेकंड सिचुएशन है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos 0 डिग्री, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है 1, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, और कॉस 0 का वैल्यू कितना आता है 1, 2 1। तो आर स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू, ठीक है। अब देखिए ये क्या है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो आर स्क्वायर इक्वल टू अगर आपसे पूछा जाए तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि होता है ना पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। तो अगर r इक्वल टू देखा जाए तो p प्लस क्यू। और आप एक बात समझ में आया, जब हम बताए थे एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे जैसे इधर 10 न्यूटन लग रहा है, सेम इसी डायरेक्शन में अगर 5 न्यूटन लगा तो दोनों ऐड हो जाता है, क्योंकि थीटा कितना डिग्री था 0 डिग्री। 0 डिग्री पे देखिए दोनों जुड़ जा रहे हैं, एक का वैल्यू अगर 10 है दूसरे का वैल्यू 5 है तो रिजल्टेंट कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। समझ में आ गया, यही कारण था जो 0 डिग्री लेने पे हम डायरेक्ट ऐड कर दे रहे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म आएगा क्या, जो जब हम एंगल कितना लेंगे 180 डिग्री लेके बताते हैं आपको, जितना भी सिचुएशन इसमें हो सकता है सारा का सारा सिचुएशन हम आपको कवर कर देने का ट्राई करें, ठीक है, कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। देखिए इसमें आ गया क्या, जो थीटा इक्वल टू आप कितना ले रहे हैं 180 डिग्री, ये तीसरा सिचुएशन है आपके सामने। अब देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा, और थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का वैल्यू कितना था -1। आर स्क्वायर इक्वल टू आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसके बाद ये 2pq cos 180 का वैल्यू कितना आता है -1, तो कितना आता है आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq,
और आप देखिए P प्लस क्यू का ये नहीं बल्कि P माइनस क्यू का ये होल स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ गया P माइनस क्यू का होल स्क्वायर, आर इक्वल टू क्या आ गया P माइनस क्यू। समझ इसमें आएगा। अब देखिए इसमें क्या आ गया आर इक्वल टू P माइनस क्यू। तो आपको समझ में आ गया जो हम आपको बताए थे, जो जब एक ब्लॉक है इस पे फोर्स इधर की तरफ 10 न्यूटन और इधर की तरफ जैसे मान लीजिए 20 न्यूटन लग रहा है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री। एंगल के लिए बताए थे टेल से टेल को मिलाना है, तो 180 डिग्री होगा। तो इसमें से देखें 20 माइनस 10 जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा 10 निकल के आ जाएगा, 20 माइनस 10 निकल के आ गया। मतलब अगर अपोजिट होगा ना तो घट जाता है डायरेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक। ठीक है, इसके आगे हम देखते जा रहे हैं एक और सिचुएशन देखते हैं जिसमें हम एंगल आपको लेने जा रहे हैं 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री रख के देखते हैं क्या निकल जाता है। लेकिन ये जो 60 डिग्री लेंगे ना, इसमें ऐसा करते हैं इक्वल ले लेते हैं, तभी से डिफरेंस ही ले लेते हैं, अब इक्वल ले लेते हैं। देखिए क्या है, सिक्सटी डिग्री ले रहे हैं और ये कैसा 4 है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। आर स्क्वायर इक्वल टू पता ही है आपको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 60 डिग्री, और cos 60 का वैल्यू होता है कितना 1/2। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसमें पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, पी इक्वल लिए हुए हैं क्यू के, एक वेक्टर जैसे इधर है दूसरा वेक्टर इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना लिए हुए 160 डिग्री लिए हुए 60 डिग्री, और इसमें P और Q दोनों आपस में इक्वल है। तो देखिए क्या हुआ प्लस 2pq, उसके बाद 1/2 हुआ, 2 से 2 गया। ठीक है, अब एक बात देखें पी स्क्वायर तो सही है, क्यू स्क्वायर की जगह पे भी क्या आएगा पी स्क्वायर, क्योंकि पी लिखे या क्यू लिखे बात तो बराबर है, दोनों तो इक्वल है। ठीक है, प्लस एक पी क्यू के जगह पे भी क्या लिखेंगे पी, तो पी पी क्या आएगा स्क्वायर, तो रिजल्टेंट इक्वल टू क्या आ गया 3p स्क्वायर, और आर इक्वल टू क्या आ गया √3p। माय डियर स्टूडेंट समझ में आ गया आपको यहां तक सारा कुछ। ठीक है, देखिए अब ऐसे केस में P और Q इक्वल है आपस में, हम बताए थे दोनों रानी क्या है इक्वल है, तो रिजल्टेंट कहां है, राजा का घर कहां होगा बीचों बीच होगा यहाँ पे, तो बीचों बीच अगर हुआ तो एंगल कितना होगा 30 डिग्री। समझ में आ गया यहां तक। चलिए क्या बोलते हैं इसके बाद शायरी भी हो जाए क्या, पहले जल्दी से वेक्टर को निपटाते हैं। और पता है वेक्टर का 3 ही वीडियो आएगा, बस हम ट्राई करते हैं कि 1 से 1.5 घंटा का वीडियो तीनों मिला करके आप देखिए और पूरा वेक्टर को धुआं धुआं करिए। और यही वेक्टर पढ़ाने में स्टार्टिंग टाइम आप देखते होंगे ऑर्गेनाइजेशन सब में 2 महीना से वेक्टर चल रहा है, वेक्टर चल रहा है, पता नहीं वो किधर चले जाता है। मेडिकल कॉलेज यहाँ है तो वेक्टर चलते चलते इधर से निकल गए, समझे कि आज अब इधर से निकल गया, आप बोले सर आप तो इधर लेके जा रहे थे, बोले अब रिजल्टेंट आया, समझे कि नहीं। तो वो सब सिचुएशन से बच के रहना है, एकदम पूरा को क्वेश्चन जो है ना उसको सॉल्व करना है, ये सब से बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग एंगल कितना लेने जा रहे हैं 120 डिग्री। आइए देखिए 5वां नंबर पॉइंट, देखिए एक वेक्टर है यहां दूसरा वेक्टर है यहां P। ठीक है, P लिए और दूसरा क्या लिए P, दोनों इक्वल ले रहे, एंगल इसमें कितना ले रहे 120 डिग्री। ठीक है, अब इसका रिजल्टेंट निकालिए क्या होगा, थीटा ले लिए 120 डिग्री। चलिए सब ट्राई करके देखिए तो कितना आएगा निकल करके, निकालिए ट्राई करिए सब एकदम। ठीक है, देखिए क्या आएगा निकल के इसमें। सबसे फर्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे क्या
जो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos 120 डिग्री। और cos 120 का वैल्यू कितना आता है, ठीक है, -1/2 आएगा। इसमें देखिए आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, क्यू स्क्वायर की जगह पे भी पी स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्यू और पी आपस में तो सब सेम है। इधर भी जो है ना, जिस मान लीजिए अगर ये क्यू ले रहे हैं सेम है, तो पी स्क्वायर प्लस 2p और क्यू भी क्या है, p के बराबर है, पी स्क्वायर लिख दिए। cos 120 का वैल्यू कितना था, -1/2, यहां से ये गया, तो आर स्क्वायर इक्वल टू निकल के आ गया पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर खत्म हो गया, दोनों निकल गया, दोनों बोलता मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की, समझे, दोनों चलपल्टी मार दी। अब आर स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, पी स्क्वायर, तो आर इक्वल टू क्या आ गया, पी। समझ में आ गया, पूरा पीजिए एकदम, पूरा पीते चलिए एकदम, ठीक है, फॉर्मूला सब एकदम पी जाइए। तो वो देखिए ऐसे केस में क्या आ गया, जो इधर और इधर दोनों जब इक्वल है, यहाँ पे जो है ना पी ही लिख दी, क्योंकि पी और क्यू तो सेम ही था। तो बताइए जब दोनों तरफ सेम ही है तो रिजल्टेंट कहाँ आएगा, बीच में, और ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। समझ में आ गया, आर इक्वल टू क्या आ गया, पी, और एंगल कहाँ जाएगा, बीच में आएगा। समझ में आ गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन करवाते हैं इस पे, देखिए इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है पता है, केमिस्ट्री में होता है, जब आप BF3 निकालते हैं। देखिए बी एफ एफ और एफ निकालते हैं, तो ये सिचुएशन देखिए कैसा सिचुएशन है। इस सिचुएशन में इधर की तरफ भी फ्लोरीन खींच रहा होता है, इधर की तरफ भी फ्लोरीन, इधर की तरफ भी फ्लोरीन। तो देखिए ये और ये दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आता है, बीच में, और इधर की तरफ ये खींच ही रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट, इसलिए क्या निकल के आता है, 0 निकल के आता है। यहाँ पे इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, इसलिए इसको आप समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन करवाते, देखिए देखिए इधर की तरफ एक वेक्टर है, दूसरा वेक्टर इधर है, और तीसरा वेक्टर इधर है। इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है, 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। रिजल्टेंट बताइए क्या होगा। तो ये भी P है, ये भी P है, और ये भी P है। 120 डिग्री जब भी आए तो बीचों बीच आएगा यहाँ पे, और इसका भी वैल्यू कितना है, रिजल्टेंट का P। P और P कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे को, रिजल्टेंट इक्वल टू 0 आ जाएगा। समझ में आ गया। तो माय डियर स्टूडेंट, यहां तक जो है ना, ये था अपना वेक्टर का पार्ट 2। रोकिए बंद। तो देखिए इसके बाद जो है ना नेक्स्ट टर्म आ गया क्या, पैरेललोग्राम्स लॉ, ठीक है। ये भी वेक्टर का एडिशन का मेथड है। इसमें क्या होता है इसको समझिए। जैसे आपको बताते कि एक पी वेक्टर है, पैरेललोग्राम लॉ पहले लिख देते हैं। पैरेललोग्राम लॉ अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ये भी वेक्टर का एडिशन का मेथड है। हम लोग ट्रायंगल लॉ पढ़े थे ना, सेम वैसे ही हम लोग अब पैरेललोग्राम लॉ देखते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे देखिए ये एक पी वेक्टर है और ये एक क्यू वेक्टर है, क्यू वेक्टर, ठीक है। तो पी वेक्टर जो है इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करिए। देखिए इसके ठीक पैरेलल ऊपर यहां हम ऐसे वेक्टर ड्रॉ किए, और क्यू है, ये देखिए पी के पैरेलल ड्रॉ किए थे, और क्यू है, क्यू के ठीक पैरेलल एक ड्रॉ करिए ऐसे। तो देखिए ये कुछ ऐसा बना पैरेललोग्राम जैसा। अब इसका जो ये जो डायगोनल है, ये आपको रिजल्टेंट बताता है, ठीक है। और आप देखेंगे तो ट्रायंगल्स लॉ ही तो है, ट्रायंगल लॉ पे भी बताए थे, जो पी वेक्टर, फिर ये क्या हो गया क्यू वेक्टर, और फिर ये क्या था उसका रिजल्टेंट था। यही बात तो सेम है वहां पे भी। तो पैरेललोग्राम्स लॉ और ट्रायंगल लॉ में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो है क्या, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सब समझिए। लॉ ऑफ पॉलीगॉन,
लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ये अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। जो लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स क्या, लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स क्या ही कर रहा है, तो जैसे देखिए ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो कहा जाता है जो आपको ये जो एक अरेंजमेंट मिला, इसमें फ्री टेल को फ्री टेल से मिली और फ्री हेड को फ्री हेड से मिली। तो देखिए यहां से यहां तक मिला दी, तो ये आपको रिजल्टेंट बता देगा। देखिए एक आपको एक क्वेश्चन करवाते हैं, यहां समझिए। जैसे यहाँ एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक बी वेक्टर है और ये एक सी वेक्टर है। तो आप एक बात बताइए, जो ऐसे केस में फ्री हेड कहीं पे भी फ्री हेड से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। फ्री टेल कहीं पे फ्री टेल से मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो इसका मतलब इसमें रिजल्टेंट है ही नहीं, रिजल्टेंट इक्वल टू 0 आ जाए। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, समझे कि नहीं? आप देखिए नीट में एक क्वेश्चन पूछा गया, आपको बताते हैं। नीट में क्वेश्चन कुछ इस तरह से था जी, यहाँ देखिए यहाँ एक फोर्स दिखाया गया, इधर एफ लग रहा है, ठीक है, और ये F1 है। ऊपर की तरफ लगा क्या? F2 और नीचे की तरफ लगा क्या? F3। अब बोला जाए ऐसे केस में बताइए वेलोसिटी में कोई चेंज होगा कि नहीं होगा? वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, वेलोसिटी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो ऐसे केस में देखिए नेट फोर्स क्या आ गया? 0। एफ नेट जो है ना, ये क्या आ गया? 0। एफ नेट क्यों आ गया 0? क्योंकि देखिए कहीं पे भी फ्री हेड फ्री टेल, फ्री हेड से मिल ही नहीं रहा है, फ्री टेल से मिल ही नहीं रहा है। तो एफ नेट का वैल्यू क्या आ जाएगा? 0। और अगर ये एफ नेट का वैल्यू 0 आ गया तो फोर्स लगेगा ही नहीं, तो एक्सीलरेशन होगा नहीं, एक्सीलरेशन होगा नहीं तो वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं, और वेलोसिटी में चेंज नहीं होगा तो ये क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ना आपके नीट में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं लेनिस थ्योरम। लेकिन उससे पहले एक थोड़ा सा और क्वेश्चन हम सोच रहे करवा देते बड़ा सा। देखिए लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स में ये क्या है, देखिए सबसे फर्स्ट समझिए, यहाँ पे एक वेक्टर है ऐसे पी वेक्टर, फिर ये है क्यू वेक्टर, फिर ये है आर वेक्टर, फिर है एस वेक्टर, फिर है टी वेक्टर, ठीक है। अब जैसे मानिए आपको अगर बोला जाए रिजल्टेंट बताइए, तो फ्री टेल से फ्री टेल को फ्री टेल से मिल गया और फ्री हेड को फ्री हेड से। ये देखिए ये आपका आ गया रिजल्टेंट वेक्टर, क्योंकि यहाँ देखिए फ्री टेल से मिल रहा है और फ्री हेड से मिल रहा है, तो ये इसका क्या होगा? रिजल्टेंट। और यही ये बताता है क्या? लॉ ऑफ पॉलीगॉन। समझ में आया कि जिसमें आपको बहुत सारा वेक्टर दिया रहे, तो वैसे केस में आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। और ये याद रखिए जब क्लोज लूप बन गया तो उसका रिजल्टेंट तो क्या करना पड़ेगा? क्लोज लूप। तो आपको वैसे केस में यहाँ पे देखिए आपको अभी हम जस्ट बताइए ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया, तो ये क्लोज लूप बन गया और इसमें कहीं फ्री हेड से नहीं मिल रहा है, फ्री टेल से नहीं मिल रहा है, तो मतलब इसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0। यही बात आपको बताया था कौन? लॉ ऑफ पॉलीगॉन्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक नया थ्योरम, जिस थ्योरम का नाम है लेनिस थ्योरम। ये लेनिस थ्योरम का यूज आपको जो है ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नाम का जो चैप्टर है उसमें होगा, और ये हम आपको करवाएंगे, ठीक है। इसका यूज बहुत सारे लोग इसको स्किप कर देते हैं पर, लेकिन आप देखिए सीखिए इसको भी, क्योंकि इसका यूज है आगे, ठीक है। लेनिस थ्योरम, लेनिस थ्योरम क्या है ये समझिए। देखिए यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है इधर की तरफ F1, या इसको F2 ले लेते हैं। इधर की तरफ लग रहा है, इसको हम F1 ले लिए, और नीचे की तरफ लग रहा है, इसको हम F3 ले लिए। यहां जो लग रहा है इसको अल्फा लिए, इधर जो लग रहा है ये लिए, और इधर जो लग रहा है इसको बीटा लिए। चलिए लेनिस थ्योरम क्या कर रहे हैं? जो F1, F2, F3 और अल्फा बीटा और गामा के बीच में रिलेशन बताता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा? F1 F1 किसके सामने? अल्फा के सामने, तो F1 बाय साइन अल्फा, देखिए इक्वल टू किसके इक्वल है? ये F2 के। F2 ये किसके इक्वल है? F2 के ठीक सामने क्या है? बीटा।
बाय साइन बीटा। समझ में आ गया। F3 जो है वो किसके इक्वल है, सामने वाला एंगल कौन सा है, साइन गामा। तो F3 बाय साइन गामा, ये ही है आपका लेनिस थ्योरम। समझ में आया कि नहीं, तो समझ में आ गया, ठीक है। ये आपका बताता है लेनिस थ्योरम। इसके बाद हम लोग देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। एक बात आप जानते हैं, वेक्टर का एडिशन इतना सारा पढ़ने को मिलता है, जैसे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगॉन्स लॉ, लेकिन कहीं पे सब्ट्रैक्शन के बारे में आप लॉ नहीं पढ़े होंगे। समझे क्यों नहीं पढ़े लॉ उसके बारे में, उसके पीछे भी रीजन है, आइए बताते हैं। यही सब बात है ना समझने के लिए, जो आपको जो है ना आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर करेगा। देखिए क्या है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। जैसे देखिए अगर आपके पास 4 रुपया है और उसमें से अगर आप 2 रुपया घटाएंगे तो कितना आ गया, 2, ठीक है। पर लेकिन मान लीजिए जो आपको घटाव नहीं आता, आपको सिर्फ जोड़ आता है, तो आप क्या करेंगे, 4 रुपया में अगर आप जोड़ देंगे -2 रुपया, फिर भी देखिए 2 ही आए। समझे कि नहीं, तो हम क्या किए, हम जोड़ ही रहे हैं लेकिन हमारा देखिए आंसर आ गया कि नहीं आ गया। तो एडिशन के जरिए हम सब्ट्रैक्शन पे पहुंच सकते हैं, और सब्ट्रैक्शन के लिए हमको अलग से कोई लॉ बनाने का वैसा कुछ खास जरूरत नहीं है। जैसे आपको देखिए बताते हैं, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर है, ये आप नहीं पढ़े हैं लेकिन आप एडिशन तो पढ़े हैं। तो पी वेक्टर प्लस माइनस क्यू वेक्टर अगर कर देते हैं तो बात सही आ जाएगा कि नहीं, ये लिखिए आप या ये लिखिए, बात सेम आ जाता है। तो सब्ट्रैक्शन जो है ना वो एक एडिशन ही है कि नहीं, उसी का फॉर्म है, ठीक है। एक आइए ना आपको दिखाते, जैसे देखिए पी वेक्टर इधर की तरफ, क्यू वेक्टर इधर की तरफ। अब अगर हमको निगेटिव करना है तो यहाँ पे क्यू का बस डायरेक्शन नीचे कर देंगे, माइनस क्यू आ जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा सारा कॉन्सेप्ट। देखिए आपको ये पता होना चाहिए, जो एक जो है ना ऊपर की तरफ क्या होता है नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ वेस्ट और इधर की तरफ ईस्ट, ठीक है। एक इंसान है जो चला है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ चला, इधर कितना चला, उसका वेलोसिटी कितना है 20, और फिर वो वेस्ट की तरफ चला, इधर की तरफ, इधर भी कितना चला 20 से। आपसे पूछा जा रहा है, समझेंगे, जो जो इसका वेलोसिटी जो आएगा, फाइनल वेलोसिटी, उसका मैग्नीट्यूड बताइए। तो बताइए चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या आता है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। इसका फाइनल वेलोसिटी कितना है, बी फाइनल इक्वल टू कितना है 20 है, लेकिन ये इधर की तरफ जा रहा है तो इधर तो माइनस होता है, माइनस, और अगर ये ऊपर की तरफ गया तो ये इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी इनिशियल। देखिए तो फाइनल की जगह पे क्या लिखेगा -20 और इनिशियल की जगह पे लिखेगा -20, ठीक है। तो क्या निकल करके आया देखिए, इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट के अंदर स्क्वायर करना पड़ेगा चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मोड जब ये लिखे मतलब मैग्नीट्यूड, तो 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 20 का स्क्वायर 400 प्लस 400 बराबर निकल करके आ गया क्या 2 गुना 400। अब 2 जो है इसको तो बाहर निकालिए तो कितना आ जाएगा 20√2। ये देखिए ये सब्ट्रैक्शन था ना यहाँ पे, और ये फाइनली आपका रिजल्ट आ गया, तो इतना उसका क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है, वेलोसिटी का। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आप लोग जो है ना इस वीडियो को सब शेयर कर दीजिए, चैनल को जो है ना ज्यादा ज्यादा सब्सक्राइब करिए, और ये देखिए कि वेक्टर का पार्ट 2 था, इसके बाद एक और भी आएगा पार्ट 3। इसमें हम आपको एडिशन बता दिए, सब्ट्रैक्शन बता दिए हैं। अब मल्टीप्लीकेशन आएगा, और मल्टीप्लीकेशन 2 तरह से होगा,
एक होगा डॉट प्रोडक्ट जिसको हम बोलेंगे, और दूसरा होगा जिसको बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। तो आई होप सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। किसी को कहीं पे कोई भी पॉइंट पे अगर डाउट हो तो वो आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड।